Hello everyone. Today we are going to start second part of tenses. जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि टेंस चार्ट को याद करने के बाद उनके 48 लाइंस के रूल्स से आपको याद करने पड़ते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि उनका प्रयोग अपनी ट्रांसलेशन करने के लिए कैसे करना है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको उनसे संबंधित सारी नॉलेज प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ा सा पिछली बातों पे ध्यान देने के लिए एक बार फिर से शॉर्ट में वो चीज़ें आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपका टेंस चार्ट जिसमें आपको बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के चार चार पार्ट किए गए हैं और उनके हर एक की अपनी पहचान और अपना हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। इसके बाद हमें ये देखना है कि हमें किस हेल्पिंग वर्ब को, जैसे आपको देखोगे कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के, तो इसमें डू कब आएगा, डज कब आएगा, इससे संबंधित आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, उसको भी आप याद करने की अपनी प्रैक्टिस कर लें। इस टेबल को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। जैसे आप देखो डू या डज में से आपका डू का प्रयोग प्लूरल के साथ एंड बहुवचन के साथ होता है, लेकिन आई जो है वो भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा, आई, वी, यू, दे या कोई भी बहुवचन वाला। डज का प्रयोग किसी भी सिंगुलर के लिए या ही सेट के साथ, इज का प्रयोग सिंगुलर या ही सेट के साथ। ये सभी हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से एक वचन या बहुवचन के रूप में प्रयोग होने हैं। इनका कॉम्बिनेशन याद रखना बहुत आवश्यक है। इससे आगे हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं उसमें आपने साधारण वाक्य में ध्यान देना था कि भाई सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्प या डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सीधा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि वाक्य प्रश्नवाचक या नकारात्मक होगा तो हेल्प का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस बात को हमेशा याद रखें। अब इसमें आगे ट्रांसलेशन करने के लिए, या आप कह सकते हो कि जो कोर्स में है आपका 10th क्लास का, उसमें वर्ग की फॉर्म भरने के लिए आती हैं पेपर में, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है उनसे संबंधित ये टेंस वाइज डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे सभी टेंसेज और ट्रांसलेशन को ध्यान में रखते हुए आंसर दें। हो सकता है आपको कुछ जगह कुछ सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाएं जिससे पता लग जाता है कि इसमें ये टेंस आएगा, लेकिन हो सकता है आपको कोई वर्ड ना मिले तो आपको ट्रांसलेशन पे ध्यान देना पड़ता है, यानी कि उसकी आप अपनी हिंदी बना के देख लें तो पता लग जाएगा कि आपका टेंस कौन सा बन रहा है, तो उसी टेंस के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब फॉर्म का भी प्रयोग कर लें। अब देखें इसमें कि यदि वाक्य में कोई हैबिचुअल यानी कोई आदत हो, रेगुलर या कोई नियमित काम हो, या रिपीटेड एक्शन है या कोई बार बार कोई कार्य होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। एग्जाम्पल देख सकते हो कि मुकेश गोज टू स्कूल डेली, यानी मुकेश रोजाना स्कूल जाता है। ही ऑलवेज कम्स हेयर ऑन संडे, वह यहाँ हमेशा रविवार को आता है। आप देखोगे कि मुकेश एक वचन है इसलिए गो के साथ गोज हुआ है, ही भी एक वचन है इसलिए कम्स हो गया है, लेकिन आई को हमने बहुवचन वाली कैटेगरी में रखा हुआ था इसलिए लिव्स ना होके लिवर ही रहेगा। इसके बाद आपको दूसरी बात याद रखनी है कि किसी स्थायी कार्य या व्यापार को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे दूध 10 रुपये लीटर बिकता है, मिल्क सेल्स एट 10 रुपीज अ लीटर। उसका जन्मदिन 5 सितंबर को आता है, हिज बर्थडे फॉल्स ऑन द 5th of September। तो इस तरीके से आपके ये बातें याद रखनी है। आगे देखें, यदि वाक्य में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। एग्जाम्पल देखोगे, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये आपको प्रेजेंट में ही रखना होता है।
2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा हिमालय से निकलती है। तो कुल मिलाकर के आपको अपने आप आइडिया लग जाना चाहिए कि जिसको हम है में ही बोलते हैं, था में नहीं बोला जा सकता। जैसे सूर्य पूरब में उदय होता था नहीं बोल सकते, होता है ही बोला जाएगा। तो ये टेंस अपने आप में प्रेजेंट टेंस से बनाए जाते हैं। इससे आगे देखें, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्यों में निम्नलिखित एडवर्ब क्रिया विशेषण हो सकते हैं। इन शब्दों को याद रखना आवश्यक है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि आपका वाक्य आता है पेपर में, तो देखना यदि उसमें ऑलवेज लगा हुआ है या डेली है, एवरी नाइट है, समटाइम्स है, जनरली है, एवरी मॉर्निंग है, यूजुअली है, हार्डली है, एवरी इवनिंग है, अकेजनली है, हैबिचुअली है, एवरी वीक है। ये अपने आप में एडवर्ब कहलाते हैं। आप देख सकते हो कि यदि ये वाक्य में दिखाई देते हैं तो आपकी हिंदी अपने आप ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बन जाती है। तो आप अपने सेंटेंस को ध्यान से देखें, जहाँ पे आपको ये एडवर्ब दिखाई दे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग कर लें। कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जो है अपने फ्यूचर प्रोग्राम को दर्शाने के लिए कर दिया जाता है। जैसे यदि किसी वाक्य में किसी भविष्य में होने वाले फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान का बोध होता है तो उसमें भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें। जैसे स्कूल पुनः जुलाई में खुलेगा, आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे खुलेगा फ्यूचर का प्लान है वैसे तो, लेकिन इसको हम इंग्लिश में जब बनाएंगे तो द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। तो ध्यान दें नोटिस पे कि ऐसे वाक्यों में टुमारो यानी कि आने वाला कल, नेक्स्ट वीक अगला सप्ताह, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, इन जनवरी, इन मार्च, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ईटीसी का प्रयोग अवश्य होता है। तो ध्यान दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यदि आपका फ्यूचर का सेंटेंस होगा तब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निम्नलिखित कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये वर्ड्स हैं कुछ, नोटिस है, अपीयर है, रिजायर है, हेट है, गणना है। आपके जितने भी आपके वर्ड हैं, आप देखोगे कि जैसे सेंटेंस आया कि मुझे अगले कमरे में शोर सुनाई दे रहा है, तो इंग्लिश बननी चाहिए कि आई एम हियरिंग, लेकिन हम इसको आई एम हियरिंग नहीं बनाएंगे, आई हियर अ नॉइज फ्रॉम द नेक्स्ट डोर रूम। तो इन वर्ड्स को आप देख सकते हो, याद कर लेना कि इनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होगा। आपकी आवश्यकता हो सकता है कि लगे कि कंटीन्यूअस टेंस की पहचान आ रही है, लेकिन फिर भी आपको ये इंडेफिनिट टेंस में ही बनाने पड़ते हैं। अब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखा, तो हमें कुछ एडवर्ब्स जो फिक्स याद करनी है उनको रख लें। उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंस जहाँ पर कंटीन्यूअस की हिंदी भी आने के बावजूद हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, वो वर्ड्स याद कर लें। कुछ फ्यूचर के प्लान जिसमें अब फ्यूचर की पहचान आती है, फिर भी हम उन टेंसेस को प्रेजेंट में बना सकते हैं। तो वन बाय वन आप प्रेजेंट के चारों भागों को आप ध्यान से समझें। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के जितने भी आपके रूल्स पहले बताए गए हैं उनको याद रखें। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन के आगे आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है, इसलिए ध्यान रहे कि क्वेश्चन मार्क देने पर आपको वो वाक्य प्रश्नवाचक बनाना पड़ता है, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करेंगे। अब हम अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कुछ बड़ा एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि इसमें कंटिन्यूअस पोजीशन दर्शाई गई है। जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, टुडे, टुनाइट, दिस मॉर्निंग, करंटली, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली,
दिस इवनिंग, नाउअडेज, etc हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। जैसे आपका एग्जाम्पल है, राम इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, राम अब अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ही इज रीडिंग अ नॉवल नाउ, वह अब उपन्यास पढ़ रहा है। शी इज निटिंग ए स्वेटर एट द मोमेंट, वह इस समय स्वेटर बुन रही है। इसके अलावा आप इन बातों पर ध्यान दें कि यदि लुक या लिसन से वाक्य आरंभ हो या पहला वाक्य कोई भी इंपेरेटिव हो सकता है इंपेरेटिव के बारे में अभी आपको नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी आप लगभग आइडिया लगा लेना कि ऐसे वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले प्रयोग की जाती है। इसकी डिटेल आपको आगे बताई जाएगी अगली वीडियो में। जैसे लुक सेंटेंस बन गया देखो, अब इसके आगे आपको कंटीन्यूअस टेंस भरना पड़ता है कि ही इज कमिंग, देखो वह आ रहा है। डोंट डिस्टर्ब मी, ये इंपेरेटिव का नेगेटिव वाक्य है कि मुझे परेशान मत करो। आई एम डूइंग माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। तो इस बात पे ध्यान दें, कंटीन्यूअस पोजीशन को ऐसे दर्शाया जाता है। अगला दूसरा है कि इसका प्रयोग किसी भविष्य के इरादा या संभावना का बोध कराने के लिए होता है। यानी कि आप ऐसे वाक्यों में देखोगे तो गोइंग वर्ड यूज होता है, ऐसे कि आई एम गोइंग, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव एंड टू सी माई फादर, कि मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। काम तो ये फ्यूचर में होना है, लेकिन आप इस कंटीन्यूअस टेंस को इस तरह के दर्शाते हो गोइंग के आधार पे। जैसे ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है, तो संभावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि ऑलवेज के साथ, यानी कि ऑलवेज प्रयोग हो रहा हो, तो यदि वाक्य की हिंदी का भाव जो है कुछ इस प्रकार हो, जैसे वह हमेशा खेलता रहता है, तो ही इज ऑलवेज प्लेइंग, ये नहीं है कि वह हमेशा खेल रहा है। आपकी हिंदी अपने आप में ऐसी बोल सकती है कि वह हमेशा खेलता रहता है, तो ही इज ऑलवेज प्लेइंग आप प्रयोग करोगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखें कि ये जो एडवर्ब दिए हुए हैं, इनसे भी हमारा पता लगता है कि इसमें परफेक्ट टेंस यूज होगा। यदि वाक्य में निम्नलिखित शब्द को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो एवर कभी के लिए, येट अभी तक के लिए, अप टू नाउ अब तक के लिए, रिसेंटली हाल ही में, ऑलरेडी पहले से ही। तो जैसे एग्जांपल दिया, हैव यू एवर बीन टू आगरा, तो क्या कभी तुम आगरा गए हो। तो बी का अर्थ समझ लेना कि बी का अर्थ होना, रहना और जाना तीनों होते हैं। ये इसलिए यहाँ पे बी जो है जाने के लिए यूज हुआ। तो क्या कभी तुम आगरा गए हो, यानी जा चुके हो। शी हैज नॉट गॉन येट, वह अभी तक नहीं गई है, येट का अर्थ अभी तक के लिए। तो इन वर्ड्स को आप समझ लें कि यदि ये वाक्य में है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। आगे है, यदि वाक्य में सिंस आया हुआ है और बी की फॉर्म भरनी हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखोगे सिंस का से के लिए कि सी हैज बीन इल सिंस मंडे। यहाँ पे ज़्यादातर आपको बी की फॉर्म आपको भरने की मिलती है एग्जाम के दौरान। तो आप ये ना सोचें कि सिंस मंडे लगा हुआ है तो सिंस मंडे के साथ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने की कोशिश करें कि बीन और लगा दिया फिर बीन बना दो उसका, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधा हैज बीन लगा देना, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में देखें कि यदि ऐसे वाक्यों की हिंदी में प्राय किसी समय का जिक्र होता है जिसे इंग्लिश में वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, और उस समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका वह सुबह से कपड़े धो रही है, शी हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। जिन वाक्यों में क्रिया पास्ट में हुई, ध्यान रखें ये दूसरी बात चली है कि पास्ट में कोई घटना हुई और कुछ समय चली और उस समय तत्काल बंद है यानी फिलहाल, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी कायम है। जैसा आप देखोगे सी हैज बीन क्राइंग, वह रोती रही है, यानी कि इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं है, फिर भी ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम को लिए हुए है। तो अर्थात उसके चेहरे से पता चलता है कि वह पहले से रो रही थी। आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन्स, मैं बगीचे में पानी देता रहा हूं।
तो ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि भाई आपका सिंस या फॉर होना जरूरी है तभी ऐसा होगा। क्रिया भूतकाल से चलती आ रही हो तो भी हम उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होते हैं उनका प्रयोग कर देते हैं। फॉर का प्रयोग ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम के पहले नहीं होता है। जैसे आप देखोगे इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, नहीं पूरे दिन वर्षा होती रही है, तो इसमें सिंस या फॉर को ना ढूंढें ऑल डे के साथ। इससे आगे देखोगे यदि सिंस का के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होता है तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। जैसे आप देखोगे कि ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस ही गॉट दिस जॉब, कि वह यहां रह रहा है जब से उसने ये नौकरी प्राप्त की। तो ध्यान दें इस बात पे कि पास्ट टेंस इधर है तो इधर आपका ये परफेक्ट टेंस इस तरीके से हिंदी बनाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों में निम्नलिखित शब्द का प्रयोग हो तो पास्ट इंटेंस का प्रयोग करें, यानी कि ये आपके एडवर्ब पास्ट इंडेफिनिट के लिए होते हैं। यस्टरडे है, द डे बिफोर है, एगो है, लास्ट मॉर्निंग है, इन मार्च है, वन डे, एज सून एज। ये सभी वर्ड्स यदि वाक्य में दिखाई देते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हो। जैसे एग्जाम्पल है आई मेट हर यस्टरडे, यस्टरडे आने की वजह से इसमें आपको मेट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट के जब सिंपल वाक्य बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन बातों को आप पिछले वीडियो से सीख लेना। दूसरा है कि व्हेन या एज हो तो पास्ट इंडेफिनिट इधर लगेगा और आगे उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस लग जाएगा। जैसे व्हेन ही केम, जब वह आया तो मैं भोजन कर रहा था। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाने में कहीं परेशानी नहीं आनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में और भी बातें हैं, आगे देखें। जैसे वाइल, यानी जिस समय इसका अर्थ होता है के साथ प्रयोग करना पड़ता है। तो वाइल शी कुक्ड आई रोट अ बुक, जिस समय उसने खाना पकाया तो मैंने किताब लिखी। ये साथ साथ काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रेजेंट टेंस ही आएगा, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस भी आ सकते हैं दोनों साइड में। जैसे उसने जिस समय उन्होंने खेला तो हमने पढ़ाई की। अगला है कि एज इफ, और जो एज दो है इनका अर्थ है मानो की। तो सेंटेंस बनते हैं ही टॉक्स एज इफ ही वर माई मास्टर, वह बातें करता है मानो कि वह मेरा मालिक हो। लेकिन ध्यान दें कि इसमें ही के साथ वर लगा हुआ है, तो ऐसा एज इफ और आल दो की वजह से करते हैं। ये एज दो है जिसका अर्थ मानो कि होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वास जो आपका विच है, विच के साथ जो पास्ट में पास्ट टेंस का यूज कब होता है। हालांकि आप सेंटेंस जब बनाते हो तो उसमें आप लिखाओगे तो आपको लगभग आंसर सेंटेंस तो बन जाएगा, फिर भी आप थोड़ा समझें कि इसमें अंतर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट आने पे क्या हिंदी बनती है और पास्ट परफेक्ट आने पे क्या बनती है। जैसे विश के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो अंतर पड़ेगा वो है टू बी डिफरेंट इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी वर्तमान में और भविष्य काल के बारे में कुछ बात ऐसी तरीके से कही जाएगी जैसे कि काश मेरे पास एक कार हो, हुई होती नहीं, कार हो, केवल एक विचार है, वास्तव में है नहीं। तो सेंटेंस बनेगा आई विश दैट आई हैड ए कार, आई डोंट हैव ए कार बट इट्स ए नाइस आइडिया, यानी काश कि मेरे पास एक कार हो। आगे है कि विश के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस कब आता है, तो इसमें है टू टॉक अबाउट रिग्रेट्स फ्रॉम द पास्ट, यानी भूतकाल के बारे में अफसोस होगा इसमें। कि जैसे आई विश दैट आई हैड वर्क हार्ड, तो अब इसकी हिंदी से बनाओगे तो ध्यान दें कि इसका मतलब है कि आई डिडंट वर्क हार्ड एट स्कूल एंड नाउ आई एम सॉरी अबाउट इट, काश कि मैंने परिश्रम किया होता, यानी कि भूतकाली घटना का अफसोस कर रहे हैं, ऐसा हुआ होता लेकिन हुआ नहीं है, तो इसमें पास्ट टेंस यूज करते हैं। कभी कभी विश के साथ आप वुड का प्रयोग कर देते हो अगले वाक्य में। It is generally used about other people who are doing or not doing something that we don't like and we want that person to change, यानी कि हम ऐसी स्थिति में जब हमें लगे कि कोई व्यक्ति
उस काम को कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, और हम चाहते हैं कि वो उस काम को ना करे और बदल जाए। तो जैसे यह सेंटेंस आया, दे आर नॉट ऑनेस्ट, सेंटेंस आपके ऊपर स्टार्ट होता है, आई विश दैट द स्टूडेंट्स वुड बी ऑनेस्ट, यानी कि काश विद्यार्थी ईमानदार हों। इस सेंटेंस के जो आप देखोगे सेंस, तो इसमें बनेगी काश की विद्यार्थी ईमानदार हों। क्यों? क्योंकि मैं जो है बेईमान व्यक्ति को पसंद नहीं करता, और आशा करता हूं कि विद्यार्थी जो है ईमानदार बन जाए। तो इसमें आपको विश वाले सेंटेंस का वुड फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देते हो। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, इट इज हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, यानी पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, अब तो उसे बस स्टॉप के लिए निकल जाना चाहिए। ध्यान दें, यदि आप इस नियम को नहीं देख पाते हो, नहीं समझ पाते हो, तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाने से झिझकोगे। तो ध्यान दें कि इस तरह के वाक्यों की हिंदी कैसे बनती है कि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, अब तो उसे बस स्टॉप के लिए निकल जाना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से समझ लें कि ये अगर वर्ड्स हैं तो आपको अगले वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जैसे अभी बताया था पास्ट इंडेफिनिट वाइल का प्रयोग हुआ था दोनों साइडों में। अब वाइल के साथ कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है कि जिस समय मेरी माँ गा रही थी तो मैं सो रहा था, यानी वाइल माई मदर वाज सिंगिंग आई वाज स्लीपिंग। इसी तरीके से आगे, जिस समय मैं इस पाठ को लिख रहा था तो मेरी पत्नी टीवी देख रही थी, वाइल आई वाज राइटिंग दिस चैप्टर माई वाइफ वाज वाचिंग टीवी। तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, तो कंटिन्यूअस पोजीशन दोनों साइड दर्शा दी जाती है। आगे है कि जब गेट, बिकम या ग्रो का प्रयोग पास्ट में किसी कार्य में दिनादुन वृद्धि का बोध हो, तो यानी कोई भी दिन रात कोई वृद्धि हो रही किसी काम में, तो आप कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इस तरीके से करोगे कि ही वाज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब और गरीब होता जा रहा था। शी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वह ज्यादा और ज्यादा सुंदर होती जा रही थी। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा और अंधेरा होता जा रहा। ध्यान दें, ये पास्ट के हैं, था के लिए यूज होगा, तो इस कंडीशन में आपको कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। अब पास्ट वर्ब टेंस देखेंगे कि पास्ट वर्ब टेंस में जैसे अभी आई विश्ड वाला में सीखा पास्ट वर्ब टेंस के साथ, कि जैसे काश मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया होता, आई विश्ड आई हैड ओबेड माई पेरेंट्स एडवाइस। इसमें आगे देखेंगे कि इफ ओनली के साथ पास्ट परफेक्ट, कि इफ ओनली आई हैड स्टेड देयर, जैसे काश कि मैं वहां ठहरा होता, मुझे खेद है कि मैं वहां नहीं ठहरा। आगे पास्ट परफेक्ट इधर आएगा, बिफोर से पहले, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा, बीच में आफ्टर आएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे रोगी के मर जाने के बाद डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। उसने मेरा धन्यवाद किया जो मैंने उसके लिए किया था। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। यदि वाक्य में समय से पहले बाई का प्रयोग हो तो उसका अर्थ तक माना जाता है, इसलिए ऐसे वाक्यों में परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। ही हैड डन हिज वर्क बाय यस्टरडे, कि वह कल तक अपना कार्य पूरा कर चुका था। नहीं, अब आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट के लिए कुछ ऐसे फिक्स नियम हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट के साथ जोड़ा बनाया हुआ भी है, तो इन्हें ध्यान से समझ लें। कभी कभी ऊपर वाला जो वाक्य हमने पढ़ा था अभी, उसको इस तरीके से बोला जा सकता है जो फ्यूचर में होता है कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका होगा। तो ध्यान रहे कि आपको इधर फ्यूचर परफेक्ट लगाना है तो बिफोर बीच में आएगा, उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, यहाँ पे प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि यदि हम ट्रांसलेशन
करेंगे तो जिस हिंदी से आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है उसके हेल्पिंग वर्ब या उसके फॉर्म का प्रयोग हम कर देते हैं। तो जैसे वह 2 घंटे से सो रहा था, तो ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। जब आपको सेंटेंस मिलता है वहाँ पे 4 2 आवर्स वाला, तो आप हिंदी बना के देख लेते, वहाँ पे प्रेजेंट की बन रही है तो प्रेजेंट की बना सकते हो, पास्ट के लिए पास्ट बना देना, परफेक्ट टेंस बनना था। राम सुबह से काम कर रहा था, राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट देखोगे, अगर आपके हिंदी फ्यूचर इंडेफिनिट से बन रही, जैसे मैं उसकी सहायता करूंगा, तो आप आई शैल हेल्प हिम, यानी शैल आपको पता ही है फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है, शैल वर्ब की फर्स्ट वर्ब उसके साथ आती है। तुम वहाँ नहीं जाओगे तो यू विल नॉट गो देयर। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए देखोगे, जैसे आप पता है पहचान से जो रहा होगा रहे होंगे इसकी पहचान होती है, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह कल सुबह वह क्रिकेट खेल रहा होगा। शी विल बी स्टेइंग देयर, वह वहाँ ठहरी रहेगी, यानी कि कंटिन्यूअस पोजिशन आपको पता होना चाहिए, रहा होगा रहे होंगे पहचानना नहीं चाहिए। तो आपको लग जाएगा कि जब इसके आप पहचान से सेंटेंस बन रहा है तो आप शैल बी विल बी का प्रयोग करें और उसकी चौथी फॉर्म यानी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग कर लें। ये फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस, जैसे वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा, तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें पहचान से रहा होगा से रहे हुए होती है, तो राम विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से खेल रहा होगा। आपको प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या वह 2 दिन से कार्य कर रहा होगा, तो विल ही हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। जैसा कि आपने अभी टेंसेस के बारे में सीखा, तो इसमें कहीं कहीं एग्जाम्पल बहुत कम दिए हुए हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा की अवस्था नहीं है, आपको सीधा टेंस की पहचान याद करनी है। अगर आपको लगे कि उस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब उसकी फॉर्म को रूल्स के अनुसार पुट अप कर दें और सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हम कंडीशनल क्लॉज के नाम से जानते हैं और उनका प्रयोग वर्बी फॉर्म भरने के लिए पूछ लेते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। नेक्स्ट, कंडीशनल क्लॉज यानी शर्त वाले वाक्य। जब शर्त वाले वाक्यों में इफ का प्रयोग होता है तो ध्यान दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि पहले है तो पीछे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। उनकी हिंदी हो चाहे आपकी दोनों फ्यूचर की बोली जाए, जैसे यही तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, लेकिन पहले वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट प्रयोग करें। आगे है जैसे एग्जाम्पल कि वह नहीं आएगा यदि वह आमंत्रित नहीं किया जाता है, यानी कि जैसे he will not come unless he invites him। यानी कि आप देखोगे कि unless जो वर्ड है, if तो होता यदि के लिए, unless होता यदि नहीं के लिए, तो यदि नहीं आपका वाक्य में आएगा तो इधर साइड में नेगेटिव वाक्य प्रयोग नहीं किया जाना है। तो he will not come, वह नहीं आएगा, unless यदि वह उसे आमंत्रित नहीं करता है। ये अपने आप में सेंटेंस ध्यान दें, इस नोट पर ध्यान दें। दोनों वाक्य फ्यूचर में होने पर भी इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, नोट पे आप थोड़ा ध्यान दे लेना कि दोनों साइड में फ्यूचर का टेंस होने पर भी आपके पहला प्रेजेंट का दूसरा फ्यूचर बनता है। आगे है कि यदि आपका इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो दूसरे में वुड प्लस फर्स्ट वन का प्रयोग किया जाना है। लेकिन इसका नोट देखें कि यदि ऐसे वाक्यों में किसी ऐसी संभावना को दर्शाया जाए जिसके पूरा होने की आशा ना हो, जैसे यदि यहाँ शेर आ जाए तो वह हमें खा जाएगा, तो इफ ए लायन केम हियर ही वुड ईट अस। ऐसे आप देखोगे तीसरा नियम कि इफ के साथ पास्ट फैक्ट है तो उसमें वुड है प्लस और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसकी हिंदी जो बनती है ऐसे ध्यान दें, यही तूने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। तो इफ यू हैड वर्क हार्ड यानी पास्ट फैक्ट टेंस इधर आएगा, इधर वुड है प्लस थर्ड फॉर्म, यू वुड हैव पास्ड। इसको दूसरा तरीके से लिखा जा सकता है कि जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते,
तो हैड यू वर्कड हार्ड, यानी कि इफ को हटाया जा सकता है हैड को आगे लगा करके। यू वुड हैव पास्ड, ऐसे वाक्यों में यदि हैड का को सबसे पहले प्रयोग किया जाए तो इफ का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान दें, ये आपके कंडीशनल क्लॉज थे। अब आपको अपने इन टॉपिक्स को ध्यान से समझना है। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और किसी भी टाइम पे पिक्चर को स्टिल करके अपने किसी भी रूल्स को नोट कर सकते हो। धन्यवाद।